Hello friends, my name is Rohit Mandan. Welcome to the deep dive with GS. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेदरिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी के लिए, और ये बेसिक हम इसमें कवर करेंगे जो कि ऑप्शनल एज वेल एज जीएस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेदरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेदरिंग क्या होती है। इसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम सेशन करेंगे। डिफाइन वेदरिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दी टू मेन कैटेगरीज ऑफ वेदरिंग, जो हम बाद में देखेंगे, जिसमें मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग होती है। तो सबसे पहले हम वेदरिंग की डेफिनेशंस देखते हैं कि वेदरिंग होती क्या है। वेदरिंग अगर हम देखते हैं वेदरिंग को, इट इन्वॉल्व फिजिकल ब्रेकडाउन एज वेल एज केमिकल अल्ट्रेशन। तो जहां तक हम सभी जानते हैं, हम सोचते हैं कि जो वेदरिंग होती है वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। ऐसा नहीं है। वेदरिंग दो तरीके की, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, केमिकल और फिजिकल दो तरीके की होती है। तो वेदरिंग इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेकडाउन एज वेल एज द केमिकल अल्टरेशन। केमिकल अल्टरेशन मींस डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। ओके, नाउ लुक एट व्हाट आर द टू बेसिक कैटेगरी ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की दो कैटेगरी होती है, जैसे हमने देखा अभी, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। अच्छा, अब देखते हैं हम व्हाई डज रॉक वेदर। Why does rock weather? Weathering is the response of the earth material to changing environment। क्योंकि हमने अभी देखा है दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं अर्थ पे। तो अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की क्रस्ट की बात करें, तो एक एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं और एक होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। अगर हम एंडोजेनेटिक फोर्सेज की बात करते हैं, एंडोजेनेटिक अगर हम फोर्सेज की बात करते हैं, वो अर्थ के इनसाइड काम करते हैं, वो आर वेरी स्लो होते हैं। लाइक जैसे वोल्केनो की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स जब होती है, सबडक्ट प्लेट होती है, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो न्यू क्रस्ट आर फॉर्मिंग। ओके, तो इसमें न्यू इग्नियस रॉक्स जो है फॉर्मिंग होती रहती है। अगर कंटिनेंटल कंटिनेंटल प्लेट कोलिजन करती है, तो सम मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन होता रहता है। सेडिमेंटेशन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक बनती रहती है। बट एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज है, दीज आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग। अगर हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेज की बात करते हैं, तो इसमें जो विंड आते हैं, ठीक है, ये आते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो वेदर मटेरियल्स होता है उनको मूवमेंट देते हैं, जैसे मान लो वाटर फ्लो, इस तरीके के हो गए। बट अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट की बात करें, अगर हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर है ना, ह्यूमिडिटी, तो ये सभी क्या हो रहे हैं, अल्टर हो रहे हैं। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के चलते क्या होता है, जो रॉक होती है वो अल्टर होती है, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन एज वेल एज केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। अब हम देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है। अगर मैकेनिकल वेदरिंग में हम क्वेश्चन देखें, तो लिस्ट एंड डिस्क्राइब दी 4 एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। तो क्या मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है। अगर मैकेनिकल वेदरिंग की बात करते हैं, क्योंकि वेदरिंग इज एन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एज वेल केमिकल अल्टरेशन, बट अगर मैकेनिकल वेदरिंग की बात करेंगे, तो हम फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। स्मॉलर स्मॉलर जो पीसेस का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि वेदर क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो वेदरिंग इज एन नो विद मतलब नो एंडिंग प्रोसेस, इसका कोई एंड नहीं होता, हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इच रिटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रेकडाउन होगा, अब जैसे मान लिया कोई रोक है, अब रोक का ब्रेकडाउन करोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल, वो सेम रहेंगी। बट जब केमिकल अल्टरेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो उसमें क्या होगा, मिनरल का कंपोजिशन चेंज होगा। तो डिफरेंट मिनरल्स और रॉक फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो वहां पे रिटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक रिटेन नहीं होगी। बट केमिकल वेदरिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज विल नेवर चेंज। Breaking a rock into smaller pieces increase the surface area available for the chemical attack। जैसे हमने देखा, जितने ज्यादा स्मॉलर और स्मॉलर पीसेस, जैसे हम उसमें देखते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी। तो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, सरफेस एरिया के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, जितना वेदर होगा रोक, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया के चलते केमिकल वेदरिंग का जो अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास, वो अटैक करने के लिए ज्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसमें पूरा रॉक वेदर हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये एरिया है,
तो ये अगर इस एरिया की हम बात करें, अब ये पूरा एरिया है, बट अब हुआ क्या कि इस एरिया में क्या हुआ, 6 सरफेस है। बट अगर इस पूरे ब्लॉक में देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ब्लॉक हो गए। 8 ब्लॉक की 6 सरफेस, तो 8 शंक 48, तो 48 सरफेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, इम्प्रूव, इसका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, एरिया इंक्रीज़। तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे एरिया बढ़ता चले जाएगा। तो जितना एरिया बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो केमिकल वेदरिंग के अटैक करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, केमिकल वेदरिंग का एक्सेलरेशन होगा। Let's look this. Four important physical processes lead to the fragmentation of the rock. What are the four important process? तो वो प्रोसेस क्या है जिससे केमिकल वेदरिंग हो रही है? तो अगर हम देखें, एक तो होता है जो हमारी मैकेनिकल वेदरिंग होती है, वो होता है फ्रॉस्ट वेजिंग, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एंड सीटिंग एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होती है, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, सीटिंग क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसको देखते हैं। अगर आप फ्रॉस्ट वेजिंग की बात करते हो, फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होता है, ये इसका अगर आप एग्जांपल देखो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि फ्रॉस्ट वेजिंग किस तरीके से हो रही है। तो जैसे मान लें कोई भी अगर जॉइंट्स है, कोई फ्रैक्चर है किसी रॉक में, तो जैसे जॉइंट और फ्रैक्चर्स में क्या होगा, मॉइस्चर का जो एरिया होगा, तो फ्रॉस्ट वेजिंग आप बता भी दोगे कि ड्राई एनवायरनमेंट में होगी कि ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होगी। दूसरी चीज क्या होगी, आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके का एनुअल टेम्परेचर कैसा चाहिएगा। अगर मान लिया डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है किसी कहीं जगह पे, ठीक है, रात में फ्रीज हो रहा है और दिन में गर्म हो रहा है टेम्परेचर, तो वहाँ पे अटैक ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से फ्रॉस्ट राइजिंग होगी, ठीक है। एनुअल चेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे 1 साल में 1 बार ये रिएक्शंस हो रही होगी, ठीक है। जैसे टेम्परेट रीजन में क्या होगा, फ्रीज होगा, उसके बाद जमेगा, तो वहाँ पे केमिकल वेदरिंग ये जो केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग स्लो होगी। बट अगर आप थोड़ा-सा अगर मिड लैटिट्यूड रीजन्स में आओगे, जहाँ पे फ्रॉस्ट राइजिंग हो रही है, जैसे डेज़र्ट एरिया में रात में क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट डेज़र्ट एरिया में क्या होता है, एरिड कंडीशन। तो डेज़र्ट एरिया से थोड़ा-सा अगर हम एक जो मिड वाला जो जैसे जिसको हम बोलते हैं, जो मिड वाला जो रीजन होता है हमारा, ग्रासलैंड वाला रीजन्स होता है, उसमें ये वेदरिंग बहुत तेज़ी से होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आइस क्या करती है, वेज बनाती है। तो आइस का वे ये प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है? ये प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, इसको हम देखते हैं अभी। तो व्हाई फ्रोजन वाटर एक्सपेंड, ये एक प्रिंसिपल है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है। वाटर एक्सपेंड क्यों करता है, व्हेन वाटर फ्रीज व्हाई इट एक्सपेंड बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब ये इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या होगा, जब हमने देखा कि जब लिक्विड वाटर होता है, तो लिक्विड वाटर में क्या है कि जो मोलिकुलर्स है, जो आयंस है, वो क्या है, वो फ्रीली घूम रहे हैं, उनकी कोई दे डोंट हैव एनी ऑर्डरली अरेंजमेंट। बट व्हेनेवर लिक्विड वाटर फ्रीज, है ना, तो अगर फ्रीज होता है तो आइस है। आइस क्या हमने देखा था जब मिनरल्स में हम देखे हैं, तो आइस इज एन मिनरल्स, तो इट हैज एन क्रिस्टलाइन, orderly crystalline structure. So whenever these hydrogen ion and oxygen made in a very orderly crystalline arrangement, तो इसमें क्या होता है, स्पेस आ जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच में स्पेस अरेंजमेंट है दोनों के बीच में, तो उसके चलते क्या होता है, वाटर एक्सपैंड करता है। Now look at the forced wedging can also occur in a different way. Other way क्या होता है कि when moist soil freeze, जैसे moist soil freeze क्या होता है, जैसे permafrost वाला जो regions होता है, तो आप जैसे वेस्ट सब सहारन, जो नॉट सब सहारन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन वाला जो रीजन है, आप वहां पर देखोगे वेस्ट साइबेरियन प्लेन रीजन में किस तरीके से क्या होता है, जो परमाफ्रोस्ट वाला रीजन होता है, तो अंडरग्राउंड जो सोयल का अंडरग्राउंड वाला रीजन होता है, वो परमाफ्रोस्ट मतलब आइस से जमा होता है। बट विंटर जब आएंगी तो वो ज्यादा जमेगा, वैसे तो पूरा होता है, बट क्या होता है कि जैसे समर आएंगी तो जो अपर वाला जो पोर्शन होगा उसमें हल्की सी मेल्टिंग होगी, तो उससे क्या होगा, लूजनिंग होगी। इससे क्या होगा, इससे एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं हीव, फ्रोस्ट हीव। फ्रोस्ट हीव मीन सोल का, जैसे सोल होते फूल जाएगी फिर उस कंडीशन में, तो जैसे ही सोयल फूलेगी तो उसमें और ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलर प्रोसेस आल्सो कैन occur विद इन द रॉक एंड पोर स्पेस ऑफ द रॉक। लाइक जैसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप ये फ्रोस्ट वेजिंग का ही एग्जांपल है। ओके, नाउ साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ का नाम देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये
जो मैकेनिकल वेदरिंग है ये किस रीजन में होगी, किस कंडीशन में होगी, किस क्लाइमेट में होगी, वो आप बता सकते हो। तो सोल्ट क्रिस्टल अगर हम देखें तो वेयर इट occurs, rocky shorelines and the arid regions are the common setting of this process। ठीक है, कॉमन सेटिंग होगी इस प्रोसेस की एरिड रीजन में। एरिड रीजन में क्यों होगा? हमने देखा था जब मिनरल्स हमने देखा फॉर्मेशंस होता है, तो मिनरल फॉर्मेशंस में हमने देखा था जो इवेपोराइट्स जो बनते हैं, जैसे सॉल्ट रीजन यहाँ पे थे, जैसे जो कच्छ रीजन है, ओके, गुजरात में, राजस्थान में सॉल्ट लेक है, तो उस रीजन में क्या होगा यहाँ पे, ये एक तरीके की जो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ होंगे, तो जैसे सॉल्ट क्रिस्टल बनेंगे तो उससे क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। तो हाउ इट एक्टर, वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। इट बिगिंस व्हेन सी अ स्प्रे फ्रॉम ब्रेकिंग वेव और सॉल्टी ग्राउंड वाटर पेनिट्रेट crevices and pore space it rocks through। As this water evaporates, salt crystal form। तो जैसे water evaporates, salt crystal larger area they will accumulate, and as these crystals gradually grow larger, so they weaken the rock by pushing apart surrounding grains and enlarging the cracks। तो जैसे enlarging cracks होगी तो further cracks develop होगा, तो ये process continuous रहता है। तो आप देख सकते हो ये एक एग्जांपल है। अब देखते हैं सीटिंग। सीटिंग क्या होता है? सीटिंग का आपने एग्जांपल देखा ही होगा, वेयर इट हैपेंस। सीटिंग में क्या होता है? इसमें बोलते हैं एक्सोफिलेशंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि थ्रोएक्शंस होता है और जो रॉक वेदर होती है वो लेयर में होती है। आप जैसे मैं इसको पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो वेदरिंग हो रही है, सीट स्ट्रक्चर्स होता रहता है। अब इसको देखते हैं कि होता क्यों है ये, वेयर इट हैपेंस। ठीक है, व्हेन लार्ज मास ऑफ द इग्नियस रॉक पर्टिकुलरली ग्रेनाइट। अब अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट से तुरंत हमारे एग्जांपल में आ जाएगा, माइंड में आना चाहिए कि ये जो रॉक है वो क्या इंट्रूजिव है कि एक्सट्रूजिव एक प्रोसेस से बनी हुई है। तो सबसे पहले तो इंट्रूजिव प्रोसेस से बनी हुई है, बट फिर इसका वेदरिंग कैसे होगा? तो इसका मतलब वेदरिंग इसका होगा कि जब ऊपर से इरोजन हो रहा होगा मटेरियल्स का, तो अदर मटेरियल का जैसे इरोजन होगा तो इट विल एक्सपोज टू द सरफेस। तो व्हेनेवर इट विल एक्सपोज टू द सरफेस, व्हेनेवर इट विल एक्सपोज टू द सरफेस, तो जो सरफेस एक्सपोज हुआ होगा तो इससे क्या होगा, दो प्रोसेस यहाँ पे होंगे। अनलोडिंग हुई होगी, अनलोडिंग से क्या होगा, प्रेशर रिलीज हुआ होगा। तो द प्रोसेस दैट जनरेट दिस ओनियन लाइक लेयर इज कॉल्ड सेटिंग। वो तो हमने देख लिया, बट व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द अनलोडिंग। इससे क्या होगा, अनलोडिंग हुई होगी। तो जैसे ही अपर एरिया आ जाएगा, अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, तो अनलोडिंग जो होती है, जो प्रेशर रिलीज होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो अपर पोर्शंस में क्या होता है, ज्यादा वो रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे हम इसको देख सकते हैं, अगर आप देखोगे, अगर मैं ये कहूँ और ये इग्नियस रॉक है, तो क्या होता है, अनलोडिंग से ये वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा फूल जाता है, ज़्यादा हीविंग करता है, बट दिस पोर्शन में इतना नहीं होता क्योंकि इसमें ऊपर का मटेरियल है अभी, तो यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे ज़्यादा लोड जाएगा तो अनलोडिंग का प्रेशर रिलीज़ यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक इस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा भी। इसलिए आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जैसे ये यहाँ पे डीप प्लूटोन बना, जैसे कोई इग्नियस एक्टिविटी आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि कन्फाइनिंग प्रेशर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर है ये वाला। बट जैसे ही इरोजन हुआ इस रीजन्स का, तो ये क्या हुआ, इरोजन होने से ये एक्सपेंशन हुआ एंड सीटिंग हुई, और इससे एक्सपेंशन होने से क्या हुआ, ये वाला पोर्शन में ज्यादा हुआ और इसमें जॉइंट्स आपको दिख जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से जब जॉइंट्स आपको दिखेंगे, तो इसमें जॉइंट्स से क्या होगा, वाटर और अदर चीजें इसमें क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो जैसे ही इसमें फिर क्या होगा, इसमें थ्रो फ्रीजिंग और थ्रो एक्शन ज्यादा लगेगा। तो फ्रीजिंग और थ्रो एक्शन से क्या होगा, ये रिलीज होती रहेंगी और धीरे धीरे क्या होगा, पूरी रॉक इस तरीके से वो होती रहेगी। तो एज इरोजन रिमूव द ओवरलाइंग बैड रॉक अंडर अनलोडिंग, द आउटर पार्ट्स ऑफ द इग्नियस मास एक्सपेंड एंड जॉइंट्स फ्रॉम पैरेलल टू दिस सरफेस। तो जॉइंट्स देखो, ये देखो सरफेस के पैरेलल जॉइंट्स में डेवलप होते हैं। तो जैसे ही सरफेस के पैरेलल जॉइंट डेवलप होते हैं तो वेदरिंग क्या होती है, एक लेयर वेदरिंग होती है, लेयर सीट में होती है, जिसको हम एक्सोफिलेशन भी बोलते हैं। और यही एक्सोफिलेशन डॉम्स भी बनाती है। तो ये डॉम्स भी दिखेगा आपको, डॉम। ओके, तो कंटिन्यू वेदरिंग कोज थिन स्लैब ऑफ दिस सेपरेट एंड फॉल। तो द समिट ऑफ द हाफ डोम इन द कैलिफोर्निया, येमस्टोन जो नेशनल पार्क है कैलिफोर्निया में, वो बहुत फेमस है इसके लिए। ओके, नाउ लुक एट, ये हमने देखा एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे,
एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में है, एंड हाफ डोम जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कैलिफोर्निया यूएसए में है, वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल इसके है। तो other example, let's say deep mine, large rock slab have been known to explode of the wall of the newly cut tunnel। मतलब क्या होता है कि ह्यूमन मेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि इरोजन हुआ। जैसे हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो माइनिंग से क्या होता है, एक्सप्लोजन करते हैं, तो एक्सप्लोजन करने से क्या होता है, जो टनल बनाते हैं, ये बनाते हैं, उससे भी क्या होता है, वेदरिंग होती है। और उसमें किस टाइप की वेदरिंग होगी, एक्सोफिलेशन वेदरिंग होंगी। व्हाट आर जॉइंट्स एंड हाउ डू दे प्रमोट वेदरिंग। जो जॉइंट जैसे अनलोडिंग हुआ, तो अनलोडिंग होने से क्या हुआ, पैरेलल जॉइंट्स डेवलप हुए। तो जॉइंट्स पैरेलल टू द सरफेस और जॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। बट व्हाट आर जॉइंट्स एंड हाउ डू दे promote weathering, we have to look at this how they will promote. So although many fractures are created, we know that fractures can be created like by the expansions, like whenever there is a unloading there will be expansion, so there will be expansion, so there is a parallel joints to this surface, contraction during crystallization of the magma, whenever there is a crystallization, तो there will be contraction, and contraction होगा तो उससे क्या होगा, रॉक में क्या होगा, वो जॉइंट्स बन जाएंगे, परपेंडिकुलर जॉइंट्स ज्यादा बनेंगे। टेक्टोनिक फोर्सेस ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग, जब फोर्सेस लगेगा, चाहे वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू हो या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में आप देखोगे तो उसमें भी वो जॉइंट बनते हैं। और वो क्या होता है, जॉइंट बनने का मतलब क्या है, जॉइंट से बनेगा आपके स्पेस पोर्स विद इन द रॉक, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही पोर्स क्रिएट हुए तो वाटर, हमें देखा था कि वाटर प्लेड अ वेरी मेजर रोल एंड वेरी डोमिनेटिंग रोल in mechanical as well as chemical weathering. So in both mechanical as well as chemical weathering, water plays a very predominant and pronounced role. So joint होने से क्या होता है कि water enter करेगा, तो इससे water enter करने से क्या होगा, mechanical weathering through the freezing or thaw actions, or through the chemical weathering, we will look at this portion at later in this session. So chemical weathering like dissolution, oxidations, hydrolysis, so it will promote chemical weathering as well. So fractures produced by these activities generally form a definite patterns and are called joints. And joints are important rock structures that allow water to penetrate to depth, and they start the process of the weathering long before the rock is exposed. तो ये जो हमने देखा भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, तो ये रॉक स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम बात होती है। जियोमॉर्फोलॉजी में ऑप्शनल में स्पेशली इससे क्वेश्चन आता है कि हाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन दी लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। तो लैंड फॉर्म का जब भी डेवलपमेंट हो रहा होगा तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लग रहे होंगे। बट जब वो रॉक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने अपना काम कर दिया है। नाउ वी हैव टू लुक एट दी हाउ these exogenetic forces influenced by the rock structure. We have to create a very relationship between the geological structures and the exogenetic forces. Means we have to relate through this weathering process. So how weathering process are related and how they produce landform. So you can see this example. This is an example of the Moab Valley, Utah in USA, and we can see how these joints perpendicular to the surface are created with the contractions or either by the tectonic forces. So now we will look at the mechanical weathering by the biological activity. So biological activities like plants, how does biological activity contribute to the weathering? We will look at the weathering can be accomplished by the activities of the organism, by including plants, by borrowing animals and the humans. Like सबसे पहले अगर हम plant का example देखते हैं तो plants roots can extend into the joints and grow. जैसे joint मान ली कोई smaller joints है, but जब plant root extend to the joints तो it will expand more. जैसे एक्सपेंड मोर करेगा तो एक तो वेदर हो जाएगा, दूसरा उसमें वाटर एंटर करने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई करती है और ज्यादा उसको एक्सेलरेट करती है वेदरिंग प्रोसेस को। तो एनिमल्स कैसे करेंगे, बोरोइंग एनिमल्स फर्दर ब्रेक डाउन द रॉक बाय मूविंग फ्रेश मटेरियल टू द सरफेस, and where physical and chemical process can more effectively attack. Decaying organism also produce acid that contribute to the chemical weathering. तो it very very तो अगले नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग। अभी हम यहीं पे अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक अवर वीडियोस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।